ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन लाइक द डेरिवेटिव्स, उसका एंटी प्रोसेस है। तो मैटलैब में भी जिस तरह जो सी कमांड्स हमने डेरिवेटिव के लिए यूज़ किए हैं, सेम एज इट इज़ हम इंटीग्रल के लिए भी यूज़ करेंगे। जस्ट ये है कि दोनों के जो इनपुट आर्गूमेंट्स है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वी नो द ड्रिल। सबसे पहले क्या है कि वी हैव टू डिफाइन सम वेरिएबल, तो एस वाई एम एस। हम जो पर्टिकुलर वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जी, उनको डिफाइन कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा टाइम लेगा उसको सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्रिएट करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है मैटलैब को। ओके, वंस इट इज़ डन, तो अगर आप इसे देखेंगे तो वर्क स्पेस के अंदर आपके पास 3 सिंबॉलिक वेरिएबल्स विद क्यूब सिंबल्स बन गए हुए हैं। ओके जी, अब हम कोई एक्सप्रेशन बना लेते हैं या फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू लेट्स से 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस साइन एक्स। चलो, एक हमने सिंपल एक्स रखा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक ले आए। दिस इज आवर फंक्शन और हमने से इंटीग्रेट करना है, तो वी जस्ट हैव टू राइट आई एन टी और आप इसके अंदर जो भी आपने फंक्शन लिखा हुआ या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो आप लिखते हैं। जैसे ही हम करेंगे इंट एफ, तो ये हमें जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो हमें इसका आंसर दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो देखें एक्स का इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। साइन एक्स का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। और अगर आपने वेरीफाई करना है कि भाई ओके क्या हमारी इंटीग्रेशन ठीक आई है, तो यू कैन अप्लाई द डेरिवेटिव कमांड ऑन द आंसर। तो हमारे पास जो फंक्शन है वही आ जाएगा, दैट इज 2x प्लस साइन एक्स। अब ये तो है थोड़ा सा इंडेफिनेट इंटीग्रल। और एक चीज़ जो डिफरेंट यहाँ पर आ रही है मैटलैब में वो ये है कि यूजुअली जो हम आम बुक में करते हैं उधर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में साथ कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैटलैब में साथ कांस्टेंट नहीं आता। ये थोड़ा सा फ़र्क है। और अब क्यों नहीं आता, तो इससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल फॉर एग्जांपल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स से इंट एफ, और मैं इसको किसी इंटरवल के ऊपर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लेट्स से 2 to 3। तो जैसे ही मैं 2 से 3 लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो जो है उसकी कैलकुलेशंस करके मुझे आंसर दे देगा। तो दिस इज द थिंग कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं मैटलैब में, विच इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से यही इसका रीजन बन सकती है, वरना कांस्टेंट की वैल्यूज 1 2 3 4 5 जो मर्जी आप लिख लें सबके लिए सेम ही होंगी। तो यहाँ पर जो चूँकि हमें सिर्फ फॉर्मूलेशन से ज़्यादा कंसर्न होता है उस कांस्टेंट से नहीं, और या वो कांस्टेंट जो डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर से यूजुअली तौर पर 0 कंसिडर किया जाता है या ओमिट कर दिया जाता है। और जब कोई कंडीशंस होंगी, जैसे यहाँ पर डेफिनेट हमारे पास इंटरवल आ गया कि भाई 2 से 3 तक इंटीग्रेट करना, तो वो इसी के लिहाज से आंसर आएगा। और बाकी ज़्यादातर जो कांस्टेंट का इशू था वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें साथ कोई ना कोई कंडीशन दी होती है जिसकी बेस पे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैटलैब में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उनके जो सॉल्यूशंस की तरफ, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई होगी उसके अंदर इस चीज़ को भी कटर किया जाता है कि वो कंडीशन बेस्ड हमें सोल्यूशन देता है। इसलिए थोड़ा सा आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सी नहीं लिखा रहा। बाकी अगर आप देखें तो मैटलैब के वही फार्मूलाज हैं जो हम बेसिक स्कूल के अंदर या कॉलेज है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हमने देख ली। एक ये है कि आपने अगर सिंपल इंडेफिनेट इंटीग्रल करना है तो आप जिस फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो वो ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से इंटीग्रेशन कर देगा। और अगर आप चाहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल तो फिर आप आगे कॉमा के साथ इनपुट आर्गूमेंट लिखते हैं, यानी कि जिसके इंटरवल के आर्गूमेंट। और अगर जब हम बात करते हैं इंटरवल की, तो दिस इज इंटरवल 2,3, तो इसे हम वेक्टर स्टाइल में भी लिख सकते हैं, विच इज 2 स्पेस 3। तो दोनों का मतलब सेम ही है, हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन की बजाय चाह रहे हैं कि वी नीड अ न्यूमेरिक आंसर डेसिमल की फॉर्म में, तो वी नो द ड्रिल कि हम यहाँ पर इसके ऊपर डबल कमांड लगा सकते हैं जिस एक्सप्रेशन को आपने न्यूमेरिकली चेंज करना, तो यू गेट द रिजल्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ अगर हम कोई जो लॉग वगैरह की इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, सॉरी मैंने प्रोडक्ट रूल कह दिया, वो तो डेरिवेटिव्स के अंदर होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर हम क्या करेंगे, तो दिस इज इट।
उसके लिए कोई इतना मुश्किल बात नहीं, जस्ट यू कैन राइट द फॉर्मूला या फंक्शन डायरेक्टली इनटू द इनपुट आर्गुमेंट। जैसे log ऑफ x है, तो बजाय कि मैं तो पहले f में सेव करता, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लेट्स सी कि क्या मैटलैब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाता है। दैट्स इट, हमें वो रिजल्ट मिल गया। और इसके अलावा जो भी आपके जहन में फार्मूलाज आ सकते हैं, थोड़ा सा बेशक उसे कम्प्लेक्स कर लें। log ऑफ cot x, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, और वैसे इसकी इंटीग्रेशन क्या है मुझे भी नहीं पता। और कह रहा थी इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और वेरिएबल इंडेक्सिंग। ओके, मैंने एक ब्रैकेट मिस कर दी, तो देखो उसने नीचे लिख दिया कि डिड यू मीन दिस। मैंने वहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लिखे हैं, यहाँ पर 3 आती है, और ये कोई लेंथी एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। पोलीलॉग 2 कामा दिस वन माइनस पोलीलॉग 2 कामा दिस वन माइनस 8n cot x मल्टीप्लाई बाय log cot x। अब यहाँ पर ये जो पोलीलॉग है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अब ये क्या चीज़ आ गई। तो वी कैन चेक कि अच्छा हमें नहीं पता व्हाट इज पोलीलॉग, तो हम इसको हेल्प में लेकर चलेंगे। पोली एंड लॉग, पोलीलॉगरिथम, एंड व्हाट इज दिस, हम इसे देख लेते हैं अभी। ये सिंबॉलिक मैथ्स टूल बॉक्स का ही ये फंक्शन है। तो ये क्या है, रिटर्न्स पोलीलॉगरिथम ऑफ ऑर्डर n एंड आर्गुमेंट ऑफ x। n इज द ऑर्डर ऑफ n। जैसे अगर हम इधर ही लिख देंगे तो ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, 10 लिख देंगे तो ये सिंपल लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 2 का लॉग चल रहा है, तो दिस इज इट। यहाँ से क्लियर हो गया हमारा आंसर कि यहाँ पर ये इसने लॉग 2 की बेस के लिहाज से किया है, और यहाँ पर भी 2 ऑर्डर के लिहाज से, और ये हमारे पास एक सिंगल टर्म बचती है। तो चूंकि इस तरह की, चूंकि ये हमारे पास एक कॉमन फार्मूला नहीं था, ये तो मैंने जस्ट रफली चेक करने के लिए कि क्या मैटलैब हमें आंसर देता है, उसको चेक करने के लिए ट्राई किया। तो यहाँ पर देखें मैटलैब हमें आंसर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, तो कम्प्लेक्स चीज़ें भी आ जाएंगी। बाज़ का ये होता है कि चूँकि इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, और उसके अंदर आप कोई एक ऐसा फार्मूला लिख देते हैं जिसके अंदर रिजल्ट ही नहीं आता, या उसको एनालिटिकली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो मैटलैब उसके ऊपर आपको ये भी कह देगा कि इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दैट मीन आपको उसकी फिर न्यूमेरिक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये सिंबॉलिक इंटीग्रेशन है, इट इज जस्ट लाइक योर फार्मूलाज। जिस तरह आप एक जो इंटीग्रेशन का टेबल है उसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है। लेकिन जिसमें हम कुछ इंटीग्रेशन जो है उनको उन फार्मूलाज के ज़रिए भी नहीं कर सकते, बात का सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो मैटलैब भी कुछ जगहों पर जाकर रुकता है। लेकिन मोस्टली जो आपके कॉलेज प्रॉब्लम्स हैं या स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये फिट है, उसके लिए ये इजीली आपका काम कर सकता है। जैसे कोई हम कॉस वगैरह के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, इंट कॉस ऑफ 2x, अगेन ब्रैकेट्स का मसला आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन का तो ये यहाँ पर देखें sin 2 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 2। अब चलते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कुछ फंक्शन, लेट्स से g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस एक्सपोनेंट y। चल, ये मैंने सिंपल सा 2 वेरिएबल्स वाला लिख दिया है, बल्कि डायरेक्ट हम 3 वाला भी कर लेते हैं। लेट इन्वॉल्व सी। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। अब ये 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जब हम इसके ऊपर अब कमांड लिखते हैं इंटीग्रेट g, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये हमें x के लिहाज से इंटीग्रेट कर देगा, क्योंकि x जो है वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई पर्टिकुलरली आई वांट द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे कॉमा लगा के हमें फिर y लिखना पड़ेगा। तो अब जो है ये हमें आंसर y के लिहाज से कर देगा। तो देखें एक्सपोनेंट y है, उसकी इंटीग्रेशन वैसे की वैसे, बाकी ये दोनों चूंकि सिंपल है, तो y के लिहाज से ये कॉन्स्टेंट ही होंगे, तो ये यहाँ पे देखें y साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह हम जो है z के लिहाज से भी कर सकते हैं, ये आंसर विल बी दिस। तो यहाँ पर z जो कि सिंगल वेरिएबल इधर आ रहा है, तो z स्क्वायर बाय 2, एंड यू कैन अप्लाई द प्रिटी कमांड ताकि चीज़ें थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। तो दिस विल बी दिस z स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस एक्सपोनेंट y मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पर अगर आपने जिस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं, जिस तरह अगर हमने किसी यहाँ पर आपका पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है,
तो वो फिर हमें साथ वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर आप इनकी वैल्यू चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इंट जी कामा जी एंड यू कैन राइट द इंटरवल। और चूंकि इंटरवल की बात हो रही है, आप कॉमा के लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेस्ट कि आप इंटरवल के लिहाज से करें 1 to 8 फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल गेट द आंसर। क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई के भी हमने वैल्यूज नहीं दी, इसमें सिर्फ जी के लिहाज से कैलकुलेट किया। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस एक्स जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें, तो इंस्टेड कि हम पहले एक्स को लिखें एक्स इज इक्वल 12, वाई इज इक्वल टू जी, और फिर ये आंसर को दोबारा कंप्यूट करें, तो वी कैन यूज द कमांड सब, और उसके अंदर आप एक्सप्रेशन लिखें कॉमा, और उसके बाद आप लिखेंगे आई थिंक वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स आप लिखना चाह रहे हैं और उनकी वैल्यूज। अब ये कमांड थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है, लेट्स फाइंड आउट क्या ये ठीक है कि नहीं। ये शायद डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है। सब रिक्वायर्स फिक्स पॉइंट डिजाइन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट, हेल्प में फाइंड आउट करते हैं कि सब कमांड कैसे चलती है। और इट्स अ सबस चैलेंज, ये थोड़ा सा गलती होगी कि हमने सब लिखा है, इट शुड बी सबस। और हाँ ठीक है, इसका मतलब है मैंने कमांड ठीक। तो आप जो है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है तो यू कैन अप्लाई द सब कमांड। इसके अलावा कि आप पहले एक्स को डिफाइन करो, फिर वाई को, फिर दोबारा ये एक्सप्रेशन लिखो, तो एक लेंथी काम हो जाता है। तो जब मैटलैब की बिल्ट इन कमांड हमारे पास मौजूद है तो फिर हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो देखें इसने यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 लिख दिया और वाई की जगह पर 3। तो जिस तरतीब से आप वेरिएबल्स लिखें उसी तरतीब से आपने फिर उनकी वैल्यूज भी लिखनी है। नहीं कि अगर आप यहाँ पर वाई कामा एक्स कर देते हैं और आगे से उनकी वैल्यूज की भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब बात ये होती है कि चले हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स भी देख लिया, व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड द डबल इंटीग्रल। जैसे अभी मैंने इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कि g इज अ फंक्शन एंड आई वांट टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू z, या 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलें पहले हम सिंपल लिखते हैं। तो डेरिवेटिव में तो हमारे पास एक आर्गूमेंट है ताकि हम उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू लिखते 3, 4, 5, तो हमें उस लिहाज से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर देता था 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। लेकिन इंटीग्रेशन में ये पॉसिबल नहीं। तो इसके अंदर जैसा हमें क्या करना है, इंट जी कामा एक्स, देयर आर 2 स्टाइल्स कि पहले जो आंसर आए उसको अगेन आप इंट कर लें। ओके गुड, तो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। और अगर आप इसको एक ही 1 टाइम कमांड में करना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट, इंट जी कामा एक्स। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा हम इंट कर देते हैं, तो दिस इज द एक्सप्रेशन कॉमा अगेन एक्स, तो सेम। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि विद डिफरेंट वेरिएबल्स हों, जैसे फर्स्ट टाइम आपने एक्स से फाइंड आउट किया, नाउ यू वांट टू फाइंड इट फ्रॉम वाई, तो फिर वाई लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम एक्स से इंटीग्रेशन होगी एंड देन वाई से। दिस इज आवर सोल्यूशन। अब हम चेक करते हैं क्या एक्स और वाई का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ता है। अगर हम डबल, ये एक्चुअली हम डबल इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर डबल इंटीग्रल में हम ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या आंसर में हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लें आंसर में फ़र्क पड़ गया। जैसे इट इज वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स, वाई मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस जी एंड होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क पड़ गया। तो जनरल रूल नहीं है कि ऑर्डर हम चेंज ना करें, चेंज करें तो इंटीग्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं जो आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, उसके अंदर ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल जनरली ऑर्डर डज मैटर। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन और इट इज़ अ वेरी सिंपल कमांड्स। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं और इसमें मज़ीद यहाँ से कोई चीज़ रह नहीं गई। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वेट अ सेकंड। ओके, चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हमने रूट्स फाइंड आउट करने हो किसी भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन के, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। तो दिस इज सिंपल। तो अगेन चलेंगे, सबसे पहले हम कुछ सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। एक्स वाई जी, मैं यहाँ पर एक्स वाई जी डिफाइन कर रहा हूँ, आप ए बी सी जो आपका दिल करता है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर ये वेरिएबल्स एक्स वाई जी की फॉर्म में तो लास्ट अल्फाबेट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। एंड अगेन वी राइट सम एक्सप्रेशन के let's say f is equal to 2 steric x plus 9.
दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन और दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और मैं चाहता हूँ कि इसका रूट फाइंड आउट करें। वैसे तो आप बेसिकली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 × x + 9 = 0। तो यूजुअली हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इस तरह की फॉर्म होती है जिसके अंदर हमने फिर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर जो है =0 उसकी बजाय हम जस्ट फंक्शन को ही कंसिडर करते हैं कि इस फंक्शन का रूट क्या है। तो जब भी आपको कहा जाए कि व्हाट इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअली आपने जो ये फंक्शन है उसको =0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वैल्यू के ऊपर हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है ये 0 के बराबर हो जाता है। तो मैटलैब में इसको सॉल्व करने के भी एक हमारे पास कमांड है बिल्ट इन विच इज solve SOLV solve और इसके अंदर क्या करना है कि यू हैव टू राइट द इक्वेशन f एंड दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम लेगा और द आंसर इज -9/2। -9/2 के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यू कैन यूज द subs कमांड। f फंक्शन है जिसके अंदर हमें सब करना है, दिस इज x क्योंकि एक ही वेरिएबल है और इसकी कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आंसर वाली, एंड द आंसर इज 0। अब ये है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व तो नहीं कर सकता मैटलैब, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो यू कैन यूज द नॉन लीनियर इक्वेशंस टू। So let's go for quadratic equation and we again define some function g, बल्कि मैं इसको पहले सॉल्व क्लियर कर लूँ। तो g is equal to let's say 2 multiplied by x square minus 3 multiplied by x plus 19. So this is our equation. Okay, अब मैंने इसको सॉल्व करना था। अब राइट सॉल्व g। अब चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। तो देखते हैं कितने रूट्स आते हैं। तो ये 2 रूट्स आ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। एक जिसके अंदर हमारे पास रियल रूट्स आते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। द सेकंड केस है जब हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हैं, और थर्ड जो है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या आता है। स्पेलिंग गलत आ रहे हैं शायद। चलो मैटलैब उससे खुद ही सॉल्व कर देगा। मैंने राइट सिंप्लीफाई देखा LI आता है। ओके नहीं जी, इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप उसको you can use the double command. Let's say क्या डबल कमांड करने से क्या आता है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर्म। ये मेरे ख्याल से आप लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ये हमारे लिए इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल्स कम हो तो यू कैन यूज अ फॉर्मल शॉर्ट एंड दिस इज आवर आंसर। ये चीज़ें आपको पता है कि फॉर्मल शॉर्ट, फॉर्मल लॉन्ग आपने कौन सा यूज़ करना है, यू कैन यूज दैट। अब चलते हैं कि एक कोई और सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं जिसके अंदर g इज इक्वल टू लेट्स से 2 + 3। इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि 3 स्टेरिक x होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें एक्सपैंड कर लें, यू कैन यूज दैट कमांड ताकि ये आपके पास एक ये फॉर्म आ जाए। ओके जी, अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि जी सॉल्व एंड जी। और आप ये सोल्यूशन किसी वेरिएबल को भी डिजाइन कर सकते, जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर वेरिएबल में लेके जाना। लेट्स से q, तो दिस इज -2/3 एंड -2/3। So these are the real and repeated rows। जैसा आप ये इनके में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के व्हाट अबाउट द क्यूबिक फॉर्म। तो चलें मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यूब काट देता हूँ और यहाँ पर हम माइनस, तो क्या सॉल्व क्वेश्चन इसे भी सॉल्व कर लेगी कि नहीं। तो चलें जी देखते हैं कैसे सोल्यूशन आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें 3 हमारे पास रूट्स आ गए। तो इसमें आप जितने मर्जी हायर ऑर्डर की तरफ चले जाएँ हमारे पास इसके आंसर ज़रूर आएंगे, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है।
अब मजीद इसके अंदर ये आता है कि क्या हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, तो फिर हम इसको कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीकाकार भी है कि यू हैव टू डिफाइन द टू फंक्शंस या इक्वेशंस। तो 2 static x minus 3 and let's say y g के बाद चले h आता था, h is equal to minus x plus 9, simple one, and we have to solve this. So you can use the command solve. The format is you have to write first equation, then second equation and close. क्योंकि हम एक वेरिएबल के लिहाज से सॉल्व करें तो यू कैन सॉल्व दिस, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है empty 0/1. Okay, answer dot x इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग है कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए हम इसको जो है मैनुअली कर देखते हैं कि मैनुअली क्या करते हैं। तो इट इज 2x minus 3 is equal to 0 and it is minus x plus 9 is equal to 0. The simple thing is कि हम जो है सेकेंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x is equal to 9, और जब हम 9 को पुट करते हैं तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। जब इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आंसर आएगा, एंड व्हेन दे डू तो फिर हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलें कुछ और एक ट्राई कर लेते हैं। अब चूँकि मैं वैसे ही एग्जांपल्स बना रहा हूँ, तो 2 multiplied by x plus 3 and the next one is we can change it. चलिए कुछ और बना लेते हैं। h is equal to that will be 2/3 2 static x by 3, but that's it. -1। चलिए और फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इससे या +1। चलिए मैंने ज़बानी कैलकुलेशंस की हैं। लेट्स फाइंड आउट solve g comma h and the answer is -3/2। तो जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो वो इस तरह फॉर्म आ जाएगी। जब हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा तो फिर हमारे पास लिखा आएगा empty cell and this is the thing। तो इसमें आप सिस्टम्स को बढ़ा भी दे सकते हैं कि अगर आप 3 इक्वेशन को चेक करना चाहते हैं तो यू कैन राइट द 3 इक्वेशंस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक नई चीज़ ये आती है कि ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल्स में हो। बहुत बात हमारे पास इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में भी होती हैं। व्हाट अबाउट दैट कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में होती हैं। तो उसके लिए अगेन वी राइट सिंबल्स x y z and I write the linear equation in the form of 2 variables x plus 2 static y, then x के साथ भी कुछ multiplications कर लेते हैं through static x. So this is it. Now if I write the command solve g, definitely ये हमें दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर देगा। तो दिस -2/2y by 3। बाय डिफॉल्ट चूँकि फर्स्ट वेरिएबल x है तो उसने x की लास्ट से हमें सॉल्व करके दे दी। और अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली वी वांट टू सॉल्व g विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर हमें साथ सेकेंड इनपुट आर्गुमेंट भी लिखना पड़ेगा जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि हम किस वेरिएबल के लिहाज से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए वो y के लिहाज से आंसर आ गया। तो इसमें आप ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल f इज इक्वल टू 2 static x plus y, चले मैं कुछ y क्यूब कर लेता हूँ माइनस स्क्वायर रूट z। दीज आर द 3 वेरिएबल्स। और अब हम चाहते हैं कि हम सॉल्व करें दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। देखने से हमें x और y की फॉर्म में दे दिया। ओके जी, हमारा दिल कर रहा है कि नहीं भाई you have to solve with respect to x, so this is the answer। चलें, so these are the 2 things
अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं जो कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो. लेट्स से वी हैव 2 static x plus 3 static y. This is a simple equation, and let's say y is equal to 3 static x plus 4 static y. कुछ मैंने ऐसा रैंडम लिख दिया और यहाँ पर हम y की बजाय ऐसे लिख देते हैं. Now let solution is equal to solve g comma h. So solution dot x again solution dot y 0 0 no problem. तो मेरे ख्याल से हमें बुक से हेल्प करनी पड़ेगी ताकि कोई एक हम इक्वेशन लिख लें, क्योंकि ज़ुबानी तो हम उससे नहीं फाइंड आउट कर सकते. So this is it. This was the integration, and ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. चलिए प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं. The equation of a circle in an xy plane with the radius r and the center at a point 2, 4 is given by this. The equation of a line in the plane is given by the following formula: y is equal to x by 2 plus 1. Determine the coordinates of the points as a function of r where the line intersects the circle. तो हमने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि सर्कल और लाइन आपस में टच कर रहे हैं. तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं. r इज एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो उसने कहा कि r की टर्म्स में ही आपने इसका सोल्यूशन निकालना है. तो यू हैव टू राइट द टू इक्वेशंस. हम बता दिया कि x y r आपने दो तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए. आपने सर्कल की इक्वेशन लिखी और उसके बाद आप डायरेक्टली दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं विच इज़ y इज इक्वल टू x. तो आई थिंक ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बजाय कि हम इक्वल टू 0 वाली करें. तो चलते हैं जी, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 4. So SYMS x y and capital R, and let's say the circle equation is represented by C, so we can write, बल्कि इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन में लिख रहे हैं. तो solve, I can write the equation x minus 2 whole square, and the next is plus y minus 4 whole square plus y minus 4 whole square is equal to. तो मैथमेटिक्स में हमें पता है कि जब हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वही हैव टू पुट, अच्छा इसके अंदर हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं सिंबॉलिक के अंदर. वैसे हमें लॉजिकल के लिए दो दफ़ा लिखना पड़ता है. दिस इज आवर इक्वेशन 1, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज y is equal to x by 2 plus 1. ओके, तो जब हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहे हो तो इसका जो हमारे पास रूल है वो ये है कि you have to put the inverted commas. So these are the two equations. Now we put equal, and it's a list of equations must be empty. Okay, what we are missing? Okay जी, दो आप आउटपुट सेल एरेज भी लिख सकते हैं. ओके जी, हम लिख देते हैं इधर. The first thing is the solution Sx and the second is Sy. वैसे जो इक्वेशंस हैं जब हम लिख रहे थे उसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास तो लिख रहे थे. दिस इज द थिंग, ये तो मैंने चलो बुक से देख के लिखा क्योंकि वैसे भी तो हम इक्वेट करके लिखते हैं और यहाँ पर वही इन्वर्टेड कॉमा ऐसा कर लेते हैं. हाँ, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन. वो थोड़ा सा वर्जन का फ़र्क आ गया. आई थिंक हमें बुक थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम इसका मैं अपडेटेड वर्जन मंगवा लूँगा. तो वी विल गो बाय आवर रूल्स जो कि हमने पढ़े हुए हैं. गो अलॉन्ग विद द रूल्स कि इक्वल की जगह डबल असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना और विदाउट आप इन्वर्टेड कॉमास लिखना है. क्योंकि एक जब हम कहते हैं कि जी
हम डायरेक्ट जो है सिंबॉलिक के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी कोई एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन डेरिवेशन उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता एक्स और वाई वेरिएबल्स को अलग-अलग, तो इसलिए हमें उसे अवॉइड ही करना चाहिए। तो दिस इज द सोल्यूशन। और जो मैं पहले ट्राई कर रहा था कि क्यों ना हम इसे किसी वेरिएबल में पहले डिफाइन कर लें, तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1, तो मैं से लिखता हूँ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये चलें हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं और वही फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा कि हम इस सारे को पहले कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर। दिस इज आवर फर्स्ट थिंग कॉमा एंड दिस इज आवर सेकंड थिंग, और मैं इस वेक्टर को क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया इक्वेशन। और अब मैं इसके ऊपर सॉल्व की जब कमांड लगाऊंगा, सॉल्व इक्वेशन, और इसको मैं कोई नाम दे लेता हूँ, लेट्स से सॉल्यूशन, तो ये तब भी आंसर देगा लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म है। एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई डॉट एक्स एंड सॉल्यूशन डॉट वाई। और यहाँ पर हमने एक नई चीज़ पढ़ी कि अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि हमें सॉल्यूशन डॉट एक्स और सॉल्यूशन डॉट वाई ना करना पड़े, तो फिर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे आउटपुट आर्गूमेंट कितने, आउटपुट आर्गूमेंट ट्रू हैं, तो वी कैन राइट द सॉल्यूशन एक्स कॉमा सॉल्यूशन वाई, तो ऑटोमेटिकली हमें इसका आंसर दे देगा। दिस इज सॉल्यूशन एक्स एंड दिस इज सॉल्यूशन वाई। तो मेरे यहाँ से जब आपको डायरेक्टली आंसर चाहिए, बजाय कि आप उसको दो दफ़ा पहले मल्टीप्लाई करें, तो आपको इधर आउटपुट आर्गूमेंट साथ लिख देने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी असाइनमेंट कर देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो हमने नई सीखी हुई है कि बजाय कि आप फंक्शन लिखें, आप डायरेक्टली पूरी इक्वेशन लिख लें। आप उसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं कि मैं पहले आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँ फिर इक्वेशन को ऑपरेट कर लूँ। तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, जिन दो इक्वेशन को आपने चेक करना है कि वो दोनों किस पॉइंट के ऊपर कॉमन आ रही हैं या सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट दोज इक्वेशन। और अगर साथ उनके कोई और वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो एज ए कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा और वो उसी की शेप के अंदर हमें आंसर मिल जाएगा। और फिर हम आर की वैल्यूज पुट करके भी आंसर कोई जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स से द आर वैल्यू इज 1 या 2, तो यू कैन use the subs command, subs and solution x comma capital R comma let's say 2 value, so this is our answer. और इसी तरह we can use the subs solution y comma R comma 2 and this is our answer. फिर मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दिस इज इट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में भी होगा। इसमें अगर आप 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पैटर्न यही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है कि जो बुक में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास वो नहीं अप्लाई करने, और आपने जो पढ़ा हुआ है रूल उसी के मुताबिक चलना है कि इक्वल की जगह पर डबल ऑपरेटर लगाने हैं आपने इक्वल वाले, और इक्वेशंस को आपने वैसे ही लिखना है, या उसको पहले किसी वेक्टर में डिफाइन कर लें या डायरेक्ट लिख लें। दिस इज इट। तो ये आपका जो लेक्चर है आज का कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना सीखा। मज़ीद हम एक चीज़ देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि द वन थिंग वाज कि जो आपने ओडीज सॉल्व करनी है, थोड़ा सा हम जैसे पढ़ लेते हैं कि हमें कमांड्स वगैरह का तो हल्का सा पता हो। तो जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो यू कैन यूज द इक्वेशन डी सॉल्व, फंक्शन डी सॉल्व, और आप उसका इक्वेशन लिख दें। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिहाज से करना तो यू कैन अप्लाई द वेरिएबल। लेकिन अगर आपको करना एक ही, अगर हम ज़्यादातर जो हमारी ओडीज हैं वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही थी एक्स पे, तो ये वाली कमांड यूज होगी। तो उसने कहा हम यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि एनी लेटर लोअर और अपर केस कैन बी यूज एक्सेप्ट कैपिटल डी, चूँकि ये एज ए सिंबल यूज होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर के तौर पे, इसलिए आप ये नहीं लिख सकते। इसके अलावा बाकी तो हम यूज़ कर सकते हैं। और उसने कहा जितने भी इसके अंदर इन द डी सॉल्व इक्वेशन कमांड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम्ड बाय मैटलैब टू बी टी, यहाँ पर एक्स नहीं यूज़ हो रहा, टी यूज़ हो रहा है। और अगर आपने किसी और वेरिएबल के लिहाज से करना, जैसे यूजली
वी डू फॉर x, तो फिर हमें यहाँ पर x लिखना पड़ेगा इन स्ट्रिंग फॉर्म। और उसने कहा कि अगर आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, और इसको आपने इक्वेशन में लिखना है, तो यू विल यूज द ऑपरेटर साइन d द वेरिएबल y एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y 100 और प्लस। जी एक एग्जांपल देख रहे थे, ये अगर डबल डेरिवेटिव यूज करना है तो यू विल यूज d2, तो d2 d3 d4। जिस तरह आप सिंपल आगे 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे ओडीज के सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर भी एक प्रोसेस है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स वाला, तो ये वो भी इसी चीज को फॉलो करता है मेथड। चलें जी, हम यहाँ पर सबसे पहले ये सामने दें डी सॉल्व, उसने एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसका आंसर आ गया। देखेंगे यहाँ पर सी आ रहा है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन ही हो रही होती है, लेकिन जस्ट क्या है कि यहाँ पर साथ C1 आ रहा है, और इसके आगे कंडीशन अगर हम लिखेंगे तो C1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। तो दीज आर द टिपिकल एग्जांपल्स जिसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है। हम आगे देखते हैं कि भाई C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो ये है कि यहाँ पर आप इक्वेशन के साथ कंडीशन साथ लिखेंगे, फिर वेरिएबल, तो वेरिएबल आगे चला जाएगा, कंडीशन पहले आएगा, और जितना ऑर्डर होता है उतनी ही कंडीशंस होती हैं। अगर सेकंड ऑर्डर है तो फिर 2 इक्वेशंस होंगी, 2 कंडीशंस होंगी। अगर 3 ऑर्डर है तो 3 कंडीशंस होंगी। तो चूंकि थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए न्यू है, कैलकुलस में हमने ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ी। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेरिवेटिव को इक्वल कर दें किसी चीज़ के साथ विद ऑपरेटर, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज इट। तो डी सॉल्व इक्वेशन एंड साथ कंडीशन लिखते हैं, तो फिर आपको C1 की वैल्यू भी ऑटो आपको सॉल्व करके दे देगा। तो अभी जो है आपके लिए सिंपल जो है वो दिस इज दैट के सिंबल्स लेट्स से x y z एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन। अगेन पता नहीं यहाँ पर आगे मसला आता है वो डी सॉल्व वाला के नहीं। चलो जी, हम बुक के मुताबिक अभी ओल्ड वर्जन के मुताबिक चलते हैं। डी लेट्स से वी हैव अ y वेरिएबल, तो डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी है, dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और इसको जब हम डी सॉल्व करते हैं तो ये उसने हमें ठीक है आंसर दे दी। तो मीन ये स्ट्रिंग वाला काम ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि अगर हम स्ट्रिंग नहीं लिखते तो फिर क्या होता है। तो मेरे यहाँ से यहाँ पर हमें डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर एरर आ रहा है, क्योंकि फिर वो डी वाई को कंसिडर मतलब फाइंड आउट नहीं कर रहा कि डी वाई क्या चीज़ है। तो इसलिए इसके अंदर यू हैव टू पुट द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ x के लिहाज से हो, तो फिर मुझे x के लिहाज से आंसर आ जाएगा। तो दिस इज C4 C5, चूँकि पहले कुछ कांस्टेंट यूज हो चुके हैं इसलिए वो C4 C5 लेकर चल रहा है। तो इससे आपने कोई मसले वाली बात मतलब ये नहीं कहना कि वो C1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पहले यूज हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई आंसर भी आए, मतलब साथ में कंडीशन गिवन है। तो मैं ये आपको चीज़ें गिवन होगी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द कंडीशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपने जस्ट क्या करना है कि कंडीशन लिख देनी है, लेकिन ये याद रहे कि इक्वेशन के साथ ही कंडीशन लिखनी है, तभी ये जो वेरिएबल है ये आगे चला जाएगा। तो आई विल पुट अ कॉमा एंड राइट सम कंडीशन y ऑफ 0, ज़्यादातर जीरोस के ऊपर होती है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक सिंगल इक्वल कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर इसका नहीं सीन रहता। ओके, y of 0 is equal to 2. So now this is my particular solution, 2x plus 2. तो ये सिंपल सी कमांड है। अगर आप चाहते हैं कि ओके फाइन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर d2 लिख देता हूँ। तो इट्स मीनिंग इज dy by d square y by dx square plus 1 is equal to 3। बाकी इक्वेशन वही रहने देते हैं। अब चूंकि 2 आ गए, then I have to write the 2 conditions। तो एक कंडीशन आ जाएगी डेरिवेटिव के लिहाज से, तो y of 0 is equal to 2 and I can write dy at 0 is equal to let's say it is 1। और उसने कहा नहीं भाई मसला आ रहा है, एक आपने स्ट्रिंग ही वो भूल गया नोटेड का। चलें, तो दिस इज आवर सोल्यूशन। तो ये कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट क्या है कि जो इक्वेशन लिखी होगी उसे आपने थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब d की जगह पर d कैपिटल D लिख देना, और अगर डबल डेरिवेटिव है तो यू हैव टू राइट d2, और अगर ट्रिपल डेरिवेटिव यू हैव टू राइट d3, और उसके बाद यू हैव टू राइट द कंडीशन
जैसे मर्जी कंडीशन, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये कंडीशन आपको गिवन होगी, जरूरी नहीं कि एक y के ऊपर है तो एक डेरिवेटिव के ऊपर भी होगी। हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट कि अगर हम दोनों इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं, मतलब विदाउट डेरिवेटिव, तो फिर क्या सीन होगा, क्या सॉल्व कर पाएगा? नहीं जी, वो कहेगा नहीं, इस तरह के काम नहीं होते हैं। जितना ऑर्डर का होता है उसी ऑर्डर के लिहाज से डेरिवेटिव कंडीशन होती हैं। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंडीशन होगी और सिंपल y की कंडीशन होगी। इस तरह का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं तो फिर एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कंडीशन होगी, एक फर्स्ट ऑर्डर की होगी और एक सिंपल y की कंडीशन होगी। तो ये भी चीज़ें हमें क्लियर होगी। तो दिस इज सिंपल इज दिस। डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बजाय कि आप वैसे इंटीग्रेशन करते रहे। तो ये थोड़ा सा बस आप इस लिहाज से याद कर लें या इस लिहाज से देख लें कि यू हैव टू अप्लाई डी सॉल्व, और जो इक्वेशन लिखी है उसको आपको एटलीस्ट इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए ऑपरेटर के लिहाज से। तो मेरे लिहाज से इतना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर है तो यू हैव टू राइट d2, और अगर डी क्यूब आ जाएगा वी हैव टू राइट d3। और एक और बात जिसके अंदर ध्यान रखनी है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा t के लिहाज से इंटीग्रेट करेगा, और अगर आप चाहते हैं, जिस तरह आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी बुक में होते हैं कि x के लिहाज से करें, यू हैव टू राइट x वेरिएबल, और वेरिएबल हमेशा कंडीशंस के बाद आएगा। अब इसी तरह जो प्लॉटिंग है, कोई फंक्शन है तो उसका प्लॉट हम कैसे करें, तो यहाँ पर उसके लिए कमांड यूज हो रही है इजी प्लॉट। तो इसका हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जस्ट, और इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं करेंगे ताकि एटलीस्ट एग्जांपल्स हमें समझ आ जाए। क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है तो जस्ट इसको हम थोड़ा सा टच कर देते हैं, और इसको फिर हम एक देखेंगे कि हमारा फ़ायदा क्या है इस इजी प्लॉट के अंदर, जो सिंबॉलिक प्लॉटिंग है। आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया और आपने उसके ऊपर जस्ट इजी प्लॉट लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना रिक्वायर्ड होगा वो उसकी वैल्यूज़ ले लेगा। -6 से 6 और -0.5 से 2, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। इसके अंदर जो इसके ऊपर इन्फिनिट वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी नहीं आ रहा। उस चीज़ का भी हमें ध्यान नहीं रखना पड़ा कि कहीं पर हमारे पास जो है वो, उसे कहते हैं, एक तो मुझे वर्ड ही भूल गया, ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो अनडिफाइन हो जाती है। बहरहाल वो आपको पता है, मुझे एकदम रेजेंस स्किप हो गया। तो वो उसको आइसोम्टोस, हाँ बिल्कुल आइसोम्टोस, तो वो जो है हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। तो जब हम एक अपनी वैसे सिंपल प्लॉटिंग कर रहे थे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता था कि वो आइसोम्टोस को नहीं क्लियर कर पाता था। तो उसके लिए या तो फिर हमें एफ प्लॉट यूज़ करनी पड़ती थी कमांड, या इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था कि हम वो आइसोम्टोस वाले पॉइंट्स को डोमेन से खुद क्लियर आउट करें। जैसे इसके अंदर हमें वो क्लियर आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो असल फ़ायदा है इसका इजी प्लॉट का, ये है सर्कल की इक्वेशन है। नाउ दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसके लिए हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर उसने सिंपल एक इक्वेशन लिख दी है, और उस इक्वेशन को जस्ट आप जो है प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक कंप्लीट फिगर बनती है वो खुद बहुत बना देगा। उसके लिए जितना उसको रेंज चाहिए वो रेंज उसकी वैल्यूज यूज़ करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। जबकि अगर हम उसका विदाउट इसको सिंपल प्लॉटिंग में करें तो हमें बड़ा प्रॉब्लम आता था। मेरे यहाँ से बुशरा ने एक क्वेश्चन किया था कि सर जब हमने कोई इलिप्स वगैरह बनानी होती है तो उसके अंदर हमें नहीं समझ आ रही कि व्हाट शुड बी द डोमेन। वो तो खुद ब खुद ही कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी उसके ऊपर रिपीटिंग सर्कल या इलिप्स बनने शुरू हो जाती है। तो उन मसाइल का हल जो है इसके अंदर सिंपल है कि आप जस्ट कमांड लिख दें, वो ऑटोमेटिकली जो फिगर बनती होगी उसको कंप्लीट बनाकर आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हैं, अब यहाँ पर मैंने दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी, अब मुझे टी की वैल्यू नहीं देनी पड़ रही, वो ऑटो खुद ही इसने सेलेक्ट किया और उसने हमें जो भी एक फिगर बनती है क्रॉस वो उसने बना दी। तो ये इजी प्लॉट इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिसके अंदर हमें डोमेन वगैरह को सेट नहीं करना पड़ता। और ये ज़्यादातर ऐसी इक्वेशन, ऐसी ग्राफिंग के लिए जिसके अंदर सर्कल्स बनते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई क्लोज फॉर्म बनती है और वो किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंड कर रही थी और वी डोंट नो कि उसका कितना रेंज सेट करनी है, और सॉरी डोमेन कितनी सेट करनी है। तो ये सारे काम इसके अंदर ईजिली हो जाता है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, और कुछ यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि अगर आप कुछ जो डोमेन है वो सेट करना चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ कितनी है तो वो आप सेट कर दें, लेकिन मेरे हाथ से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही देना चाहिए। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कैसे वैल्यू सेलेक्ट करता है। मेरे हाथ से तो ये ऑटो है, जिसमें कोई फिक्स नहीं होगा कि इधर से लेकर इधर तक। ओके
तो चलें, S is a symbolic expression to be plotted and it can be name of the previously created symbolic expression or an expression can be typed in S। यहाँ पर आप या तो S को पहले डिफाइन कर लें या डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, इसको कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलरली आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डोमेन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x और y आप दोनों को वैल्यूज दे सकते हैं कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये एक किस्म की डोमेन होगी, दिस इज अ रेंज। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कमांडर सर्फिसिक को यूज करें क्योंकि हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। इट इज आल्सो पॉसिबल टू टाइप द एक्सप्रेशन टू बी प्लॉटेड एज अ स्ट्रिंग विदाउट हैविंग द वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन फर्स्ट क्रिएटेड एज सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो इसमें वो इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। उसने कहा S has one symbolic variable, a plot of S variable versus variable is created with the values of variable on abscissa or horizontal axis। उसने कहा कि अगर आप जो भी symbolic variable यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या बनेगा, horizontal axis पे आ जाएगा। जैसे ये सारा एक्सप्रेशन जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x जो है वो हमारे पास x एक्सिस पे आ गया और जो भी एक्सप्रेशन का आंसर है वो हमारे पास y जो है, ये s कह लें, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है। तो ये तो चीज़ें सबको पता है। मैं यहाँ पर वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या हैं। ये लिखा हुआ, द प्लॉट इज ओवर द डोमेन ऑफ -2 पाई टू 2 पाई डिफॉल्ट डोमेन एंड द रेंज इज सिलेक्टेड बाय मैटलैब। तो अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते डोमेन का तो वो हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, -2 पाई से 2 पाई तक। ओके, तो ये हमारे पास एक किस्म का कह लें कंप्लीट जो रोटेशन होती है, हाँ कंप्लीट रोटेशन ही बनती है। तो ये वो वाली वैल्यू यूज करें। और अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सप्रेशन, तो दोनों की जो डोमेन है वो -2 पाई से 2 पाई होगी। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया। और आगे जो है कि व्हाट आर द डोमेन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड द रेंज इज सिलेक्टेड बाय। अगर आप खुद से लिखते हैं तो वो डोमेन इसको सिलेक्ट करेगा और जो आंसर आएगा उसके लिहाज से रेंज भी कर देगा। और अगर आप रेंज को खुद भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप y min और y max लिख सकते हैं। यानी ये आपने थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेनी है। मेन जो है आपको जो मैंने बातें बता दें कि इसका f प्लॉट के साथ या सिंपल प्लॉट के साथ फ़ायदा क्या होता है हमारा, तो वो इन 3 एग्जाम्पल के साथ हमें क्लियर है।